हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। जियो सैपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेहनत, कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क जो सफलता की कुंजी मानी जाती है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ में जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 में रैंक 56, अधीनस्थ बोर्ड की लेव असिस्टेंट की परीक्षा में महिला वर्ग में पहली रैंक और जनरल में फिफ्थ रैंक। इसके अलावा केवीएस, एनबीएस जैसे एग्जाम में पीजीटी जो अपने जिसको स्कूल लेक्चरर कहते हैं उसमें टॉप ऑल इंडिया टॉप रैंक के साथ चयन। इसके अलावा हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू तक का सफ़र। तो कुल मिला के इतने सारे एग्जाम में एक साथ क्वालिफाई करने का इनका जो सफ़र है उस पर पूरी हम शानदार तरीके से चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं पंकज मैडम, पंकज शेखावत मैडम। मैडम, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारे इस सफल साक्षात्कार सीरीज में। थैंक यू सर। मैडम, सबसे पहले मैं और हमारे जितने भी साथी हैं वो जानना चाहेंगे कि आपका जो एक परिचय जिसे कह सकते हैं हम, ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हमारे साथियों को बताने का प्रयास करें। जी सर। सर मैं सीकर ज़िले से बिलोंग करती हूँ और मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो जयपुर से कंप्लीट हुई है। और अभी मैं पीएचडी वहाँ से गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मेरा पीएचडी चल रहा है और मैं किशनगढ़ में एज लेक्चरर पोस्टेड हूँ सर। बहुत बढ़िया मैडम। मैम, इतने सारे एग्जाम आपने पास किए, भूगोल विषय से संबंधित हो, और भी आपने जब इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे तो बताया आपने किस तरीके से छोटे रीड्स से लेके और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर तक के एग्जाम जो है अच्छे मार्क्स लेके आना और सफल भी होना, अंतिम चरण में भी जो है अपनी जगह बनाना। तो मैडम, इस डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम्स रहते हैं उसके लिए आपने मतलब किस तरीके से उसके पीछे की कहानी जो है वो हमारी आपकी जो सफलता, आपको इतनी सारी सफलता, सिलसिलेवार सफलताएं आपको मिली हैं, उसके लिए थोड़ा सा बताने का, जो कहानी है आपकी पीछे की उसको बताने का प्रयास करें। जी सर। सर अभी आप सभी को जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे एक लंबी मेहनत है सर। उसकी मैं ब्रीफ में आपको मेरी स्टोरी बताती हूँ। बिल्कुल मैम। सर मैं जब एमए कर रही थी उस दौरान मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया और नेट के एग्ज़ाम के दौरान मेरा नेट तो हो गया लेकिन मेरा जेआरएफ नहीं हो पाया था। तो जेआरएफ नहीं होने की वजह फिर से ट्राई किया मैंने, फिर से मैंने जेआरएफ के लिए ट्राई किया। तो फिर से मेरा जेआरएफ नहीं हुआ, नेट हो गया। वो कुछ एक मार्जिन का डिफरेंस रहता है। और जेआरएफ ऐसी चीज़ है ना कि आप जब कहीं पे कुछ एक मार्जिन से रहते हो तो आप ट्राई करते हो कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो बिल्कुल। जाएगा। और इसकी वजह से मैं फिर मेरा सब्जेक्ट अच्छा तैयार हो गया था सर। और इस चीज़ का मुझे फिर देखा कि हाँ भाई परिणाम देखे इस चीज़ का, तो मैंने उसी दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी हरियाणा में। मैंने हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे मेरे अच्छा स्कोर हुआ था। और उसी ड्यूरेशन में मेरी ये बीएड भी चल रही थी। अब कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि मेरे बीएड का एग्ज़ाम और मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हरियाणा में एक ही साथ हुआ, एक ही दिन हो गया था। अब लाइफ में उतार चढ़ाव भी है, रिस्क भी लेने पड़ते हैं। तो मैंने रिस्क लिया और मैंने हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया वहाँ पे। और अच्छा। फिर परिणाम ये हुआ कि नई सफलता मिली वहाँ पे भी हम्म। फाइनली। और उसका सबसे बड़ा जो मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा वो देख सकते हैं कि उसी ड्यूरेशन में यहाँ पे राजस्थान में व्याख्याता की बढ़ती हुई। व्याख्याता की भर्ती बिल्कुल। आई हुई थी। तो वो मेरे हाथ से निकल गई। हम्म। अब सामने उस वो वैकेंसी निकलने के बाद में सामने कोई वैकेंसी नहीं थी। हम्म। कुछ टाइम बाद में 6-7 महीने बाद में रीट की वैकेंसी आई थी। तो उस टाइम भी जब आप कंटिन्यूअसली ये सब चल रहा होता है, थोड़ा सामाजिक प्रेशर भी बन जाता है, खुद भी सोचने लग जाते हो, तो मैंने सोचा चलो रीट भी दे के देखते हैं। सही बात। तो उसमें मुझे सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश था सर वहाँ पे। अच्छा, तो इंग्लिश से आपने रीट की तैयारी जी करी है। जी सर, जी सर, मैंने इंग्लिश से रीट की तैयारी की और उसमें भी मैंने मेहनत की अच्छी। वहाँ पे मेरे 132-33 के समथिंग स्कोर था। पर वही कह सकते हैं वापस की बैड लक, रीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। हम्म। तो फिर भर्ती कैंसिल होने की वजह से, पर उसका फ़ायदा भी मुझे मिला। पर इस चीज़ से सर मुझे एक चीज़ याद आती है कि असफलताएं कभी गिरने नहीं देती है आपको। वो आपकी सफलता रूपी इमारत में नींव का काम करती है। बिल्कुल सही बात। वो जिस चीज़ इसका मैं मेरी कहानी के अंदर अंदर देखो तो ये ऐसे देख सकते हो कि जैसे मेरा जेआरएफ नहीं हुआ,
लेकिन मैं सब्जेक्ट पे मेहनत की, उसकी वजह से मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का अच्छा एग्ज़ाम गया हरियाणा में। सब्जेक्ट पे कमांड हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। सब्जेक्ट पे कमांड हो गया मेरा। पीजीटी एनवीएस का जो एनवीएस केवीएस का पीजीटी, राजस्थान जो अपने स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम है, वो ही अपने लैब असिस्टेंट का है। तो सभी एग्ज़ाम्स में मेरे वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा। और उसकी बात करें कि रीट की, तो रीट वाले एग्ज़ाम का परिणाम ये हुआ था कि उसमें जो जीके के पेपर की मेरी मेहनत थी, उसकी वजह से सर मेरा एसआई में भी सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, वो एक एग्जाम में मिस कर गया। अच्छा, सब इंस्पेक्टर में भी मैडम जो है हाँ जी। पेपर को पास आपने किया हुआ है। खैर वो दिखता है आप मेहनत लगातार करते हैं, लगातार पढ़ाई से जुड़े रहते हैं, तो आप हर परीक्षा में कोई सी भी परीक्षा हो, क्योंकि वही ज़्यादातर सिलेबस में भी अपन देखते हैं, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे कि इतने सारे आपने एग्जाम दिए, तो उसमें जो डिफरेंस रहता है, कुछ ना कुछ पैटर्न में भी डिफरेंस रहता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उस पे भी आप हमारे साथियों को बताइए कि आपने किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया कि आप रीट से लेके और असिस्टेंट प्रोफेसर तक के एग्जाम दे रहे हो और फिर उसको पास भी कर रहे हो। इसका मतलब देखो सीधी सी बात है, सिलेबस में डिफरेंस तो होता ही है, प्लस माइनस कुछ किसी में ज़्यादा है, कुछ किसी जी में सर, कम है। बिल्कुल, बिल्कुल। केवीएस एनबीएस ये सारे एग्जाम भी आपने क्वालिफाई पास करे हुए हैं, मतलब आप क्वालिफाई पास क्या, आप रिजल्ट आपका परिणाम फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आ रखा है, सिलेक्शन आपका हो चुका है। तो हमारे जितने भी साथी जो देख रहे हैं उनको आप ये भी बताइए कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी में आपने उसको मैनेज कैसे किया कि भाई जो पैटर्न है उसको या जो उसका सिलेबस है उसको कैसे मैनेज किया, और थोड़ा सा अपने केवीएस एनबीएस के बारे में भी हमारे साथियों को जानकारी दें, ताकि जो आरपीएससी स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं उनको पता रहे कि भाई अपनी सब्जेक्ट के द्वारा और दूसरे एग्जाम भी होते हैं जिनको हम दे सकते हैं और स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं। जी सर, सब्जेक्ट का तो सर ऐसा है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें मोस्टली टॉपिक्स कॉमन होते हैं। कुछ-कुछ ज़रा-ज़रा सा थोड़ा-थोड़ा पार्ट होता है, जिसको आप मुश्किल से 10 दिन के अंदर भी कवर कर सकते हो। तो वो जो उतना सा जो डिफरेंस होता है, आप ये कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे एनवीएस का या केवीएस का या किसी अदर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसमें आप देखो कि कॉमन ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप बाद में भी कवर कर सकते हो या आपने बार-बार पढ़ रखे हैं। और टारगेटेड एग्ज़ाम के ऐसे कौन से टॉपिक है जो आपको उस एग्ज़ाम में ही है सिर्फ, तो आप उनको 6-7 दिन जो भी आप डिसाइड करके खुद को बांधो पहले उसके लिए, कि नहीं मुझे इतने दिन में ही कवर करने हैं। अगर आपने इतने दिन में सर्टेन टाइम के अंदर अगर वो कवर नहीं किया, तो जो रिपीट आपको करना है वो रिवीजन छूट जाएगा। तो सही सबसे बात। पहले जो सिर्फ उसी एग्जाम में जो सिलेबस है उसको कर लो। फिर उस 7-8 दिन के अंदर हो जाता है, इतना ही डिफरेंस आता है बाकी एग्जाम्स में। तो वो बिल्कुल। तैयार हो गया। फिर उसके बाद में जो कॉमन पोर्शन रहते हैं सब कुछ, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ टॉपिक है, फिजिकल का हो गया, कुछ कुछ ह्यूमन के पॉपुलेशन जैसे टॉपिक हो गए, वो सभी एग्जाम्स में आने हैं। तो उनको आप बाद में भी कवर कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा कि थोड़ी सी अवधि के अंदर 6-7 दिन में आपने जो टारगेटेड एग्जाम का सिलेबस है वो कवर किया। और जो कॉमन जो सभी एग्जाम में आ रहा है उसके लिए, क्योंकि आप पढ़ते रहते हो बार बार, तो उसमें हम्म। वैसे भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सही बात तो है। मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई, तो इसी वजह से मेरा एनवीएस और केवीएस के पेपर साथ साथ में ही क्लियर हो गए थे। तो उसमें जैसे सब्जेक्ट के अलावा कुछ दूसरा जैसे कॉमन पेपर भी होता है, तो उसमें भी जी कुछ सर। कितना डिफरेंस है आरपीएससी स्कूल लेक्चर से? हम इधर जाके देखें तो केवीएस है, एनवीएस है, जो वो भी पीजीटी स्कूल लेक्चर के पेपर ही हैं, तो वो कितना डिफरेंस रहता है, थोड़ा सा हमारे साथियों को उसका भी बताएं कि। जी सर, जी, इसमें जो करंट का अपना जो पोर्शन है वो सभी में समान आता है, तो वहाँ पे आपको उसका लाभ मिल जाता है। हिंदी इंग्लिश हो गया, तो वो भी आपका स्कूल लेक्चरर में भी है सेम, और वो उसमें भी है, केवीएस एनवीएस में भी है। तो अच्छा। मोस्टली मैं मेरा कहने का है कि कॉमन होता है सब जगह, बस आपको थोड़ा सा अप्रोच पकड़नी पड़ेगी उसकी, कि हाँ कौन सा जो सिलेबस का टॉपिक है वो सभी एग्जाम में सेम आ रहा है। बिल्कुल, आप जो है पहले उनको डिफरेंशिएट कर लीजिए कि कौन-कौन से, जब जब भी जैसे मान के आप स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा मैडम, ये भी बताइए कि जो केवीएस और एनवीएस की ये भर्तियाँ हैं, इनका क्या सिस्टम रहता है? कब ये आने का क्या रहता है जी लगभग जैसे? सर, एक तो सर मोस्टली जो एस्पिरेंट्स होते हैं मेरे जैसे, मैं भी मानती थी कि केवीएस एनवीएस के लिए तो टीजीटी वो सीटेट चाहिए होता है, लेकिन जो पीजीटी वाला जो एग्ज़ाम होता है ना, इसमें आपको सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, वो जो सेकंड ग्रेड होता है जिसको टीजीटी हाँ जी, कहते हैं, वहाँ जो। पीआरटी और टीजीटी के अंदर बिल्कुल। आपको सीटेट चाहिए होता है। आप पीजीटी करने जा रहे हो तो आपको आपका मास्टर्स होना चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो इसी ये हो गया। उसके बाद में आप उनको देखते हो तो उनके फॉर्म्स लगभग, जैसे स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई है 2022 में हुआ, तो 1.5-2 साल में लगभग उनकी भी केवीएस एनवीकेएस की भी वैकेंसी आती रहती है। तो आप साथ साथ में जो ये राजस्थान वाला प्रिपेयर कर रहे हो, इसके साथ में जब फॉर्म आए तो आप ध्यान रखो और उनका भी साथ में देके चलो, क्योंकि
इसमें कॉमन जो चीज़ है वो ये है कि सर अपने को राजस्थान में एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन अपना एनसीईआरटी से कवर हो जाता है राजस्थान आरपीएससी स्कूल आरपीएससी लेक्चरर, स्कूल बिल्कुल लेक्चरर बिल्कुल। का। वही केवीएस एनवीएस का जो पेपर होता है सब्जेक्ट का, वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर रखी है तो आप केवीएस एनवीएस आराम से कर बिल्कुल सकते सही हो। बात है। और अगर आप किसी भी एनसीईआरटी, तो ये मान लो कोई सा भी जी एग्जाम दे रहे हो, जी किसी भी सब्जेक्ट के हो आप, भले चाहे भूगोल के नहीं हो, हिस्ट्री के हो, एनसीईआरटी तो मस्ट है, क्योंकि सीधे जो है उसकी कंटेंट लिस्ट जो होती है वहीं से सिलेबस बना दिया जाता है। जी तो बिल्कुल मैडम ने सही कहा, एनसीईआरटी तो आपको खैर कर ही रहे होंगे, सीधी सी बात है, 10+2 लेवल का जब आप आरपीएससी स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हो तो मैडम जैसे अभी आपने कहा कि हर 2 साल में, वही 1 डेढ़ 2 साल में इनकी वैकेंसी आती आती रहती है, रहती है। बिल्कुल सर। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैडम, हमारे जितने भी साथी हैं जो अभी, क्योंकि वैकेंसी आई है स्कूल लेक्चरर की, जी तो सब तैयारी में लग गए हैं, तो उनको थोड़ा सा आप बताइए अपने अनुभवों से कि उनकी स्ट्रेटेजी जो है वो किस तरीके से रहनी चाहिए, कैसे जो है वो कम टाइम में सिलेबस को करें, रिवाइज बार बार करें, नोट्स वगैरह जो भी आपके हिसाब से, जो आपकी स्ट्रेटेजी रही उसके हिसाब से हमारे साथियों को भी थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि कैसे पढ़ना है और कैसे चीज़ों को जो है तैयार करना है। जी सर। जी सर, मैं तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए मान के चलती हूँ कि आपको 3-4 चीज़ें आप ध्यान रखोगे ना, वो भी ज़्यादा नहीं, आप 6 महीने तक खुद को 3-4 चीज़ों में बाँध के रख लीजिए। बिल्कुल। इसमें पहली चीज़ है आपका कंटेंट पे कमांड। जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस में आप देख लीजिए कि टाइम कितना है एग्ज़ाम में। उसके हाँ। अकॉर्डिंग आपको जब सिलेबस को देखोगे तो आप देखोगे टाइम कितना है एग्ज़ाम में। अगर आपको लग रहा है कि 6 महीने का टाइम है, हाँ। जैसा कि अभी हो सकता है अपनी स्कूल लेक्चरर की राजस्थान में वैकेंसी आई है, तो हम्म। उसमें 6 महीने का टाइम मिल जाए। हम्म। तो उसमें आप वेट मत करो कि ऐसे कि हम्म। अभी बाद में करेंगे ये सही वो। बात। तो अभी से लग जाओ एक तो आप, तो उसमें अभी टाइम है तो सिलेबस को इस तरीके से कवर करो कि आपके कंटेंट, सारे कंटेंट पे कमांड अच्छी होए। हम्म। कि आपने जो टॉपिक लिया है, जो डिफरेंट टॉपिक है वो आपको कहीं, जैसे आप किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो तो उसको आप रिपीट ज़्यादा करो। अगर कोई कोचिंग में या कहीं से आपको मिल नहीं रहा तो इधर उधर से उस कंटेंट को इकट्ठा करके और फिर उसको बार बार रिपीट करो। दूसरी चीज़ है सिलेबस और टाइम का मैनेजमेंट। मैं मेरी बात करूँ तो मैं ऐसा करती थी कि मैं टाइम दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखती थी। 1 बजे से दोपहर से पहले का और दोपहर के बाद का। तो दोपहर के पहले जैसे कि सुबह है तो हमने सिलेबस का बाँट लिया कि हमें ये चीज़ तो सुबह पढ़नी है, हम्म। और जो चीज़ होती है और जो ईज़ी चीज़ होती है उसको शाम को भी पढ़ते हैं। सुबह फ्रेश माइंड से अगर कोई फैक्ट्स हो गए, ऐसी चीज़ें हो गई, वो सुबह पढ़ लो। और जो सबसे जैसे जीके वाला ये करंट का पोर्शन है सर, तो करंट के पोर्शन में ऐसे होता है कि आप, ये ऐसी चीज़ है कि इसमें मेरे हिसाब से आपको अलग से, आप क्योंकि सुबह-सुबह करंट लेके बैठने आपको मज़ा आएगा। करंट कैसी चीज़ है जो बिल्कुल सुबह सही बात। पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, तो उसको मत लेके बैठिए। चाय पी रहे हो आप, बीच-बीच में चाय भी उसको पीनी ऐसे पड़ती है। रेंडमली कभी कभी करते रहिए, बिल्कुल एक सर, पेज पढ़ दिए, 2 पेज पढ़ दिए, या सोने बस। से पहले जा रहे हो हाँ, हाँ बिल्कुल खाना सही बात। खाते टाइम उसका वीडियो टाइम चला वैसे लो। निकालिए। उसका टाइम वो जो होएगा वो साथ में आपको कवर भी हो जाएगा, आपका अलग हम्म। से टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप टाइम को मैनेज कर सकते हो कि जो भी बिल्कुल। काम करते हुए भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लो, और दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करके आधे-आधे सिलेबस को अलग-अलग करके पढ़ सकते हो सर। हम्म। तीसरी इसमें जो चीज़ होएगी वो सर पीवाईक्यू। बिल्कुल मस्ट पीवाई। पीवाईक्यू, बिल्कुल पीवाईक्यू भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीवाईक्यू का मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि पीवाईक्यू, आप अब कोई भी एग्जाम होता है उसके 1 डेढ़ महीने, कई लोग होते हैं सर कि पीवाईक्यू 1 डेढ़ महीने पहले सॉल्व करते हैं। नया क्वेश्चन आ गया, नहीं आया तुम्हें कौन। परीक्षा से 1 डेढ़ महीने पहले यस हैं। यस सर। बिल्कुल। 1 डेढ़ महीने आपने शुरू किया, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया नहीं आया, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा सर कि हम्म। ये का। तो उसके लिए मेरा ये मानना है कि आप अभी से ही, जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो हम्म। उसका टॉपिक को कंप्लीट किया, तो हम्म। उसके बाद में आप देखिए कि उनसे एक्सपेक्टेड क्या क्या क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, हम्म। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठा के देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं। हम्म। तो आप उस तरीके से उनको कवर कीजिए। फिर जो नहीं आ रहे, जैसे कोई फैक्ट हो गया, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया, तो आप उसको गोला कर लीजिए। और जब एग्जाम के पास जो टाइम रहता है उसमें आपको, जैसे रिवीजन टाइम कह सकते हैं हम, तो उसको लास्ट में रात को या कभी उन जो गोले किए हुए हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को वापस देखिए। बिल्कुल, मतलब पीवाईक्यू को भी आपको रिवाइज करना चाहिए, पीवाईक्यू जो आ रखे हैं उनको भी आपको दोबारा भी देखना चाहिए। हाँ इसका जी। मतलब ये हुआ कि आप पहले अभी जैसे तैयारी करना शुरू किया है तो आप अभी से पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दीजिए, और लास्ट टाइम पे जब आप पेपर से पहले जैसे कंटेंट को रिवाइज करते हो, ऐसे पीवाईक्यू को भी वापस आपको देखना है। बिल्कुल सही, जो सवाल आपको कठिन लग रहे थे या नहीं हो रहे थे। हाँ, कई फैक्ट भी ऐसे होते बहुत हैं अच्छी जो बात, एज इट बिल्कुल इज सही बात। हमें करने पड़ जाते हैं। वो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट में चीज़ बच जाती है, स्पेशली स्कूल लेक्चर राजस्थान में अपने,
कि जो जीके का पेपर होता है और जो सब्जेक्ट का पेपर होता है, उसमें कई सब्जेक्ट में तो ऐसे होता है कि उसी दिन जीके होता है, उसी दिन सब्जेक्ट का पेपर होता है। लेकिन अभी 2-3 साल का जो 2-3 बार का पेपर पिछले पैटर्न है, हाँ जी, तो उसमें क्या है कि एक दिन का टाइम मिल जाता है हमें। हम्म तो हमें उसी टाइम हमें सब्जेक्ट का भी पूरे का रिवीजन करना है लगभग, और फर्स्ट पेपर को भी उसमें उतना ही रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि सब नम को क्वेश्चंस की डिमांड तो उतनी ही है। तो उसके लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से फर्स्ट पेपर के ऐसे टॉपिक्स हैं जो लास्ट टाइम में रिवाइज की रिवीजन की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, हम्म उसमें बहुत सारी फुल फॉर्म्स है, बहुत सारी, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो इस्टेब्लिश कब हुआ, इससे रिलेटेड है। तो वो जो पोर्शन है वो 15 क्वेश्चन पीछे के एग्जाम में लगभग आते आए हैं, सही बात है, फिक्स है। फिक्स है। बिल्कुल। तो उनको आपको मेरे हिसाब से लास्ट मोमेंट पे, जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कौन सा जो वीक पॉइंट कौन सा है, उन वीक पॉइंट्स को आप एग्जाम से जस्ट पास में रिवाइज कीजिए। और फिर सब्जेक्ट वाली बात है तो एक रात का टाइम बचेगा आपके पास में, हम्म। सुबह पेपर है आपका, उसमें भी मेरे हिसाब से आपको पहले से ही उसके लिए आपके शॉर्ट नोट तैयार होने चाहिए, और लास्ट मोमेंट पे आपको उनको देख के जाने की ज़रूरत है। और इसमें भी मैं फिर से आपको कहना चाहूँगी कि जो एनसीईआरटी है हम्म, उसमें कुछ फैक्ट्स हैं, एनसीईआरटी के खुद के आप फैक्ट्स निकालिए, अपने नोट्स बनाइए। और क्योंकि 55 क्वेश्चन के समथिंग एनसीईआरटी से कवर होते हैं, बिल्कुल सही बात। तो आप वहाँ से पढ़िए उनको लास्ट मोमेंट पे। तो ये आपको ज़रूरी होती है ये सारी चीज़ें। बहुत शानदार, अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंस से आपने बताया। देखिए, अब आपको थोड़ा ये भी लग रहा होगा कि आप मैडम जो है हमें एग्ज़ाम के दिन की या उससे पहले की स्ट्रेटेजी क्या बता रहे हैं आप हमें, अभी जो अभी क्या करना चाहिए उसके बारे में बताइए। तो ये सारी चीज़ें अभी की ही हैं। शॉर्ट नोट्स जो हैं वो एक दिन में नहीं बन जाते। शॉर्ट नोट्स आप जब आप पढ़ रहे हो, कंटेंट आप जब अपना तैयार कर रहे हो, साथ में चीज़ें कर रहे हो, उसको जब रिवाइज करने बैठते हो तो आप शॉर्ट नोट्स बनाने बैठते हो। तो हम्म। कुल मिला के बात, ये पूरी प्रोसेसिंग जो है अभी की है ये। पर ये है कि एक जो समझदार आदमी होता है, जो स्मार्ट होता है, वो अपनी प्लानिंग को एग्जाम तक की पूरी हिसाब से सोच के रखता है कि भाई एग्जाम से पहले ऐसी चीज़ें करनी है इतने दिन। जैसे अपन देखते भी है अमूमन, तो कोई कि भाई अपना टाइम भी डिवाइड कर लेते हैं लोग कि इस यूनिट को इतना टाइम देना है। तो वो सारी चीज़ें जो है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने से पहले। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से आपने मैडम हमारे साथियों को बताया कि किस तरीके से आप जो है उसको कवर कर सकते हैं चीज़ों को, किस तरीके से आपको पीवाईक्यू को साथ में लेके चलना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक जो शायद आप हम इसको रेलेवेंट टॉपिक के रूप में हम देख सकते हैं, या वैसे कैसे भी मान सकते हैं कि आप एक आपने बताया सारी बातें कि भाई आप जो है एक पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी ग्रामीण, रूरल जो है आप उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, और एक लड़की होना, गर्ल्स होना, फीमेल होना, शायद ये सारी चीज़ें हैं, हम समझते भी हैं, हमारे आसपास देखते भी हैं कि एक अलग सा जो है एक प्रेशर रहता है। ठीक है, तो घर इसमें आप किस तरीके से जो है आपने इस प्रेशर को डील किया, और कैसे जो है खुद को मोटिवेट रखा, बांधे रखा पढ़ाई के साथ में, उस पर थोड़ा सा हमारे जितने भी जो लड़की साथी, जो बहन है हमारी देख रही हैं, उनके लिए थोड़ा सा बताइए। जी, जी सर, बिल्कुल। सर, एक चीज़ होती है कि आप अपनी काम के प्रति ईमानदार रहोगे ना, चाहे वो कैसा भी काम हो, आपके घर वाले आपका हमेशा साथ देंगे। बिल्कुल सही। तो आप अगर ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई के लिए लगन से कर रहे हो, आपके घर वालों को वो लगन दिख जाती है। और इस मामले में मैं खुद को बहुत ही ब्लेस्ड मानूंगी कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा इस मामले में सपोर्ट किया, मुझे जयपुर पढ़ने के लिए भेजा। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, कुछ असफल, जितनी अपेक्षित सफलताएं थी वो नहीं मिल पाई समय से पहले, और असफलताएं भी रही पर। और उस टाइम जब आप असफल होते हो तो थोड़ा सामाजिक प्रेशर बढ़ जाता है, हम खुद भी सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा ने, मेरे स्पेशली मेरे पापा ने उस टाइम पे कि बेटा हार मत मानो, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ और हो जाएगा, आगे आप तो बस पढ़ो। और जब आप, बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सर, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो इस मामले में बहुत ये चीज़ मायने रखती है कि आपकी फैमिली, और आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल करते हैं फैमिली वाले सपोर्ट हम्म। आप। और आप जब किसी, आपको कोई मंजिल है आपकी, तो आप जब सही रास्ते पे चलते जाते हो ना, तो आपको मंजिल के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। वो ये गीता की तरह की, वो फल की चिंता मत करो, कर्म कर्म करते करते जाओ। जाओ, सही बात। बस वैसे ही कि चलते रहे बस। तो आप सही रास्ते पे चलते जाओगे, आपकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी और आपका सारा चीज़ें आपकी सही दिशा में काम करेगी सर। बिल्कुल सही, बहुत आपने सही तरीके से चीज़ें बताई मैडम। लगभग लगभग हमने सारी बातें जो है कर ली हैं। आप अपनी तरफ से कुछ हमारे साथियों को, हमारे सुनने वाले, देखने वालों को बताना चाहें तो। जी,
मैं सभी को बस यही कहना चाहूँगी कि आपका जो भी टारगेटेड अभी कोई एग्ज़ाम है, आपका कोई एक ड्रीम होना चाहिए या फिर आप जो भी अभी करने वाले हो, तो उसके लिए एक तो आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए। मेहनत करोगे कहीं नहीं जाएगी, वो आपके बिल्कुल काम आएगी सर। मेहनत कहीं नहीं जाती है खाली। और जो भी उस मेहनत के दौरान समस्याएँ आए, वो किसी भी प्रकार की समस्याएँ हो, उन समस्याओं से डरो मत। दृढ़ एकदम दृढ़ता बनाए रखो। कोई भी बीच में कोई भी चीज आए कि आपके हो सकता है तैयारी के दौरान बाहर रह के कर रहे हो, दोस्त बोल रहे हैं इधर चल रहे उधर, बस 2-3 कुछ एक दिनों की बात होती है। 2-3 महीने खुद को उस चीज में बांधे रखो, उसके बाद में आपको वो सब मिलता है जो आप सोचते हो। सही बात है, बिल्कुल मेहनत अपनी बिल्कुल। करते रहिए, जारी रखिए। और अब एक चीज और कहना चाहूंगी, अभी सर जैसे स्कूल लेक्चरर अपने वैकेंसी आई है तो कह रहे हैं कि पद बहुत कम है। हाँ, आप इससे मत डरो कि पद कितने हैं। हमें सिलेक्शन के लिए ज़्यादा सीट नहीं चाहिए, हमें कुछ एक के अंदर जो वास्तव में जो भीड़ होती है वो बहुत कम होती है। हम्म। आप डरो मत उस सीट से, और पदों की संख्या बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। हाँ, कुल मिला के आप तो जो है अपनी तैयारी को करते रहिए, उस पर अपना वक्त जाया मत करिए। ये तो खैर मैं क्लास में कभी बार बार कहते भी रहते हैं कि भाई पढ़ाई करते रहिए, कितने भी पद आए, पद से क्या फर्क पड़ना है, पढ़ना उतना ही होता है, चाहे वाली पद ज़्यादा हो चाहे कम हो, पढ़ने वाला पढ़ता है, अपना काम चुपचाप शांति से करता है। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शानदार तरीके से जो है हमारे साथियों को प्रेरित भी किया अपनी कहानी के माध्यम से, किस तरीके से आपके पूरे 4-5 साल का जो ये जो कंपटीशन लाइफ है इसमें कैसे उतार चढ़ाव आए, आपने उससे कैसे डील किया, किस प्रकार से। और फिर जब हम देखते हैं, आपने थंबनेल में देखा होगा और हमारी बातों से पता भी चल गया होगा कि हर एग्जाम में शानदार रैंक आ रही है मैडम की। तो सीधी सी बात है, मेहनत करते हैं सफलता, वो कहना मेहनत करने वालों के कदमों में जो है सफलता आ ही जाती है। देर सवेर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, बढ़िया है। बट अपनी मेहनत में कमी मत रखो, अपना जो जो हमारा क्षमता है हमारी, उनको पूरा यूज करते हुए और बढ़िया शानदार तरीके से तैयारी करिए। मैडम का बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथियों से जुड़ने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ में। तब तक अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिए। थैंक यू सो मच।